तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि मॉसफेट एक्चुअल में होता क्या है। इसे हम अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको पूरा का पूरा मॉसफेट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मॉसफेट को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम देखने वाले हैं कि मॉसफेट क्या होता है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि मॉसफेट के टाइप्स क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि मॉसफेट वर्क कैसे करता है। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हमने जैसे कि बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, इस वीडियो में हम मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक का भी स्टडी करेंगे। सिक्स पॉइंट में हम देखेंगे कि मॉसफेट स्विच की तरह कैसे काम करता है और मॉसफेट एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे कि एमसीक्यू के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू के लिए जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आए, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। जब आप पूरे वीडियो को समझ लेंगे उसके बाद ही वो जो लास्ट के पॉइंट है जो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि मॉसफेट को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए। तो हम जैसे कि जानते हैं मॉसफेट एक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर आज के जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन सब के अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद आप जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद भी ये सवाल आपको पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब आना चाहिए। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मॉसफेट होता है वो क्या होता है। एक टाइप होता है ट्रांजिस्टर का। हमारी जो सब चीज़ें हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, हमारे कंप्यूटर हमारे मोबाइल के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। आप समझ सकते हैं बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने सारे मॉसफेट होते हैं, बिलियंस ऑफ मॉसफेट होते हैं। तो मॉसफेट को जानना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। इस वजह से हम आज देखेंगे कि मॉसफेट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉसफेट क्या होता है इसे जानते हैं हम। तो मॉसफेट का हमारा फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो इसका फुल फॉर्म है इसे हम अच्छे से समझेंगे। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। इसके वजह से इसके स्टार्टिंग में हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, आपको समझ में आया मेटल ऑक्साइड का जिक्र क्यों किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस मॉसफेट के अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है और वो इंसुलेटिंग लेयर SiO2 की होती है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। मेटल ऑक्साइड के बाद बताया गया है कि एक ये सेमीकंडक्टर है, तो ये एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे क्या बोला गया है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्यों बोला गया है ये देखते हैं हम। सेमीकंडक्टर इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे एन टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप मटेरियल होता है। एन टाइप पी टाइप क्या होता है इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो जाके आप देख सकते हैं। ये क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है ये भी हमने पिछले इसमें पढ़ा था। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 टाइप होते हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर और थर्ड टाइप होता है मॉसफेट। ओके, इस वजह से मॉसफेट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट के टाइप्स कितने होते हैं। मॉसफेट के मेन टाइप्स होते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इन्हांस टाइप मॉसफेट और पावर मॉसफेट। ओके, ये 3 टाइप होते हैं हमारे मॉसफेट के और आज हम स्टडी करेंगे कि इन्हांस टाइप मॉसफेट कैसे वर्क करता है। तो देख लेते हैं कि हमारा इन्हांस टाइप मॉसफेट क्या होता है और इसके टाइप कितने होते हैं। जो हमारा इन्हांस टाइप मॉसफेट होता है उसके मेनली 2 टाइप होते हैं, एन चैनल इन्हांस टाइप मॉसफेट और पी चैनल इन्हांस टाइप मॉसफेट। ओके, तो हमारे मॉसफेट के सबसे पहले हम सिम्बॉल्स देख लेते हैं, वो कैसे इसका सिम्बॉल दिखाया गया है। जैसे कि इससे पहले हमने बीजेटी का सिम्बॉल देखा था, ऐसे हम आज मॉसफेट का सिम्बॉल देखिए। तो इस मॉसफेट के सिम्बॉल में क्या है, 3 टर्मिनल होते हैं। हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा जो मॉसफेट होता है उसके 3 मेन टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल गेट टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ड्रेन टर्मिनल और तीसरा सोर्स। मतलब हमारे मॉसफेट के कौन से 3 टर्मिनल है, गेट, ड्रेन और सोर्स। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा एन चैनल मॉसफेट होता है उसमें क्या होता है, उसका जो एरो होता है, इसके सिंबल में जो एरो दिख रहा है वो गेट की तरफ पॉइंट कर रहा है। और जो हमारा पी चैनल मॉसफेट होता है उसका जो सिंबल होता है उसमें जो एरो है
वो गेट की तरह नहीं कर रहा है, उस गेट के अपोजिट डायरेक्शन में वो एरो पॉइंट कर रहा है। ऐसे आप इसके सिंबल को याद रख सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो n चैनल मॉसफेट है वो कैसे वर्क करता है। तो n चैनल की यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई है। इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम को आप आसानी से समझ सकते हैं। आपकी जो भी बुक्स है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखाई गई है, तो आप मैंने जो आपको डायग्राम दिखाई है उससे ही रेफर करें। ये काफ़ी इजी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर आप ये डायग्राम एग्ज़ाम में ड्रॉ भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके एग्ज़ाम वैसे भी ऑनलाइन होने वाली है। तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या दिया गया है। हमारा क्या है, n चैनल मॉसफेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे मॉसफेट में 3 लेयर होती है, 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें n 2 बार होता है और p 1 बार होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, n मेजॉरिटी टाइप है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, n चैनल मॉसफेट कहा जाता है। इसका डायग्राम देखो, इसमें कैसे है, n p n करके है। जो हमारा सोर्स है वो किससे कनेक्टेड है, n टाइप मटेरियल से, n टाइप जो डोप मटेरियल है उससे कनेक्टेड है। जो हमारा ड्रेन है वो भी किससे कनेक्टेड है, n से कनेक्टेड है। हमारा जो गेट टर्मिनल है वो देखो किससे कनेक्टेड है, उसके बीच में आपको दिखेगा P, और गेट टर्मिनल के बीच में एक लेयर दिखाई दे रही है। वो लेयर होती है हमारी इंसुलेटिंग लेयर, जिसे हम कहते हैं SiO2, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था। और यहाँ पे आपको और एक चीज दिख रही होगी कि जो हमारा P टाइप मटेरियल है उससे और एक टर्मिनल निकल रहा है, जिसे हमने सबस्ट्रेट करके कहा है, पर वो हमारा मेन टर्मिनल नहीं होता। मॉसफेट के 3 ही मेन टर्मिनल्स होते हैं, हमें हमेशा याद रखना है। इसकी जो भी आप अगर लाइव कंपोनेंट देख लेते हैं, देखो आपको डिस्प्ले हो रहा है लाइव कंपोनेंट कैसे दिखता है, इसकी इमेज कैसे, इसमें आपको दिखेगा कि इसके 3 ही टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। ओके, तो इस वजह से सबस्ट्रेट को हम लेते नहीं हैं, ये इंटरनली होता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसका एग्जिस्टेंस क्या रोल प्ले करता है। अभी आप जैसा है वैसे समझने की कोशिश करें। वापस हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में क्या क्या है इसे रिवाइज करेंगे। हम जानते हैं n क्या होता है, n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरा मिडल में p टाइप है, p टाइप में क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। n टाइप में क्या है, वापस n टाइप है, देखो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और जो ड्रेन और सोर्स है वो दोनों किससे कनेक्टेड है, n चैनल से कनेक्टेड है। ऊपर हमारा क्या है, गेट है, जो किससे कनेक्टेड है, p लेयर से कनेक्टेड है। पर p लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, नहीं, उसके बीच में क्या है, एक लेयर है, जिस लेयर का नाम है इंसुलेटिंग लेयर, और वो है SiO2 की इंसुलेटिंग लेयर। इसके बाद हम एक्चुअल वर्किंग देखेंगे। जो भी हमारा गेट और सोर्स का टर्मिनल है उसके बीच में हम क्या देते हैं, वोल्टेज दे देते हैं। जो वोल्टेज है वैसे क्यों देते हैं, देखो यहाँ पे हमारी जो लेयर्स है वो कैसी है, n टाइप है, फिर p टाइप है, फिर n टाइप है। यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता है, n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज मेरा जो ड्रेन है वहाँ से सोर्स की ओर मेरा करंट फ्लो हो, ऐसा मैं चाहती हूँ, ड्रेन से होके सोर्स की ओर। तो वो करंट फ्लो कैसे होगा, देखो जहाँ पे भी n और p एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, डिप्लीशन रीजन होता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट होता है, राइट। और जो हमारा बीच का लेयर है वो क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। हमारा करंट कब फ्लो होता है, देखो यहाँ पे क्या है, n चैनल है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेंगे, n से निकलेगा, p चैनल से कैसे फ्लो होगा, p चैनल्स में ज़्यादातर होल्स है। इस वजह से क्या हो गए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, और उसके बाद आगे करंट बढ़ ही नहीं पाएगा। आपको ये बात समझ रही है, तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। वहाँ की जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो क्या होगी, बड़ी होगी, वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और हम क्या चाहते हैं, हमारे मॉसफेट से कोई करंट फ्लो हो। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गेट और सोर्स टर्मिनल है उसे हम क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, वैसे ही होगा, पॉजिटिव से होके वो कहाँ से जाएगा करंट, देखो
VGS की ओर आप ध्यान से देख, पॉजिटिव से होके वो करंट कहाँ जाएगा, गेट की ओर जाएगा। और गेट की ओर वो जैसे ही जाएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे जो भी लेयर थी SiO2 की लेयर यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करती है। इस वजह से जो भी मॉस्फेट का नाम है उसकी स्टार्टिंग ही उस लेयर से हुई है। ओके, तो वो जो भी SiO2 की लेयर है वहाँ पे क्या होगा, उस लेयर के ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे आ जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, SiO2 से कौन कनेक्टेड है, पी टाइप कनेक्टेड है। तो पी टाइप के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, SiO2 लेयर की ओर अट्रैक्ट करेंगे। और वहाँ पे क्या करेंगे, एक जो हमारा टाइप होता है एन टाइप कैसे दिखता है, वहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही वो क्या बनाएगा, अपनी एक लेयर बनाएगा और वहाँ पे ज़्यादा कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे जैसे हम हमारा VGS बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम हमारा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जाए। क्यों इकट्ठा वहाँ पे हो रहे, देखो पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। SiO2 लेयर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे। ये क्या करेगा, ये सिस्टम हमें मदद करेगा हमारे करंट को फ्लो होने के लिए। करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, वो कहाँ पे जाएगा, ड्रेन टर्मिनल के वहाँ पे जाएगा। ड्रेन से होके वो क्या जाएगा, एन टाइप में जाएगा। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते, तो वो वहाँ से आसानी से फ्लो कर सकेगा, तो वो आगे जाएगा। पी टाइप में क्या है, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, वहाँ पे इकट्ठा हो गए। कहाँ पे, SiO2 लेयर के पास नीचे। एन टाइप में देखो स्टार्टिंग में वहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए हैं। जो भी निगेटिव दिख रहा है वो क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाईली निगेटिव होते हैं। इस वजह से वहाँ पे क्या है, निगेटिव करके मैंने दिखाया है। तो उस निगेटिव से कहा जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स पी लेयर से आसानी से पास हो सकेंगे। देखो यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है हमारा। देखो ये जो सिस्टम थी, हमने VGS को क्यों दिया, यहाँ पे वोल्टेज क्यों अप्लाई किया, आपको समझ में आए। यहाँ से हम चाहते हैं कि करंट को फ्लो किया जाए। देखो यहाँ से क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर गए। उसके बाद क्या है, एन चैनल से तो वो आसानी से पास करेगा। देखो इसमें से कैसे करंट पास हो रहा है, आपको दिख रहा है। जो मैं चाहती थी ड्रेन से सोर्स की ओर करंट पास हो, तो वो कैसे पास कर गया। ऐसे हमारा जो मॉस्फेट होता है वो वर्क करता है। आपको एक का वर्किंग समझ में आ गया, आपको ऑटोमेटिकली दूसरे का वर्किंग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉस्फेट को क्यों बनाया गया, अगर इसका पर्पस हम समझे, और हम क्या चाहते हैं, हमारे जो भी सिग्नल होते हैं वो एम्पलीफाई करना चाहते हैं। देखो मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर मेरा आवाज़ आपको ख़राब आ रहा है तो मैं क्या चाहूँगी, मैं इसे एडिट करूँ और अच्छे से आपको सुनाऊँ, जिससे आपको वो अट्रैक्टिव लगे, आपको वो समझ में आए। आप जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, अगर आपकी वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ है तब भी आपका आवाज़ सामने वाले को क्लियर जाए, ऐसे ही आप चाहते। इस वजह से ट्रांजिस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर मेमोरी स्टोर करने का भी काम करता है, ट्रांजिस्टर बहुत सारे काम करता है। आपको पता चल गया मॉस्फेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। यहाँ पे हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, VGS है, उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारा करंट फ्लो कर पाता है ड्रेन टू सोर्स। और अगर हम आउटपुट को, जो हमारा एन चैनल है, ड्रेन टू सोर्स को अगर हम दो टर्मिनल कनेक्ट कर दें और देख ले कि हमारा उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो वो हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज, जिसे हम कहते हैं VDS। ओके, तो हमारे इसमें क्या होता है, एक सप्लाई वोल्टेज होता है जो होता है हमारा VGS, और दूसरा हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है जो होता है VDS। ID क्या होता है, हमारा आउटपुट करंट होता है। हमारा इनपुट क्या होता है, VGS होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है। हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके दो टाइप होते हैं, जो होती है, एक होती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एक ग्राफ होता है, किसके बीच में होता है, इनपुट वोल्टेज के बीच और आउटपुट करंट के बीच होता है, जिसमें हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। जो VGS होता है हमारा, वो क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है जो हमने यहाँ पे दिया है, और ID क्या होता है, आउटपुट करंट होता है। VGS को देते हैं क्या होता है, ID करंट उसमें से फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। और अगर हम ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वोल्टमीटर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है। वहाँ पे हमें जो भी वोल्टेज मिलता है वो क्या होता है, हमारा
आउटपुट वोल्टेज होता है। तो इसका ग्राफ कैसे हो रहा है, जैसे जैसे हमारा VGS इनपुट करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, ID करंट बढ़ रहा है, और हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज है। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, 3 रीजन होते हैं, जो होते हैं कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और होता है ओमिक रीजन। ये ग्राफ क्या होता है, बेसिकली आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट का होता है। जैसे कि हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या है, VDS है, और आउटपुट करंट क्या है, ID है। जब भी हम VGS देते हैं उससे हमें क्या मिलता है, VDS मिलता है और ID मिलता है। यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, कि हमारा जो भी गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये कंसिडर कर, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। सपोज मैं 0 वोल्ट दे रही हूँ पहले, फिर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे करके मैं कोई भी वोल्टेज दे सकती हूँ कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो भी नीचे का रीजन है उसे मैंने क्या दिखा है, कट ऑफ रीजन होता है। वहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में VGS क्या होता है, 0 होता है, तो वो है कट ऑफ रीजन। वहाँ से हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट ही हो रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा ओमिक रीजन होता है। और नेक्स्ट सैचुरेशन रीजन, जिसमें हमारा कॉन्स्टेंटली VDS से जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ता रहता है। ID करंट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, वहाँ पे बहुत कम ID करंट होता है। ऐसे हमारा क्या करता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। तो मॉस्फेट एज अ स्विच कैसे काम करता है, ये समझने के लिए मैं थ्रेशोल्ड वोल्ट बताना चाहूँगी। ओके, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा VGS 10 वोल्ट दूँ, मैं क्या करूँगी, उसे वोल्टेज सप्लाई करूँगी। पहले वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, वो 3 होगा, फिर 4 होगा, और ऐसे करके वो 10 तक जाएगा। ऐसे हमारा VGS क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होता है, देखो मैं इसे 0 से 10 तक दूंगी। VGS में मेरा कितना रखना चाहती हूँ, 10 वोल्ट रखना चाहती हूँ। तो वो कैसे होता है, स्टार्टिंग में 0 से आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। तो 0 से वो जैसे जैसे जाएगा उसमें से करंट कैसे फ्लो होगा, देखो 0 था तब करंट फ्लो नहीं होगा, 1 हुआ तब भी करंट फ्लो नहीं हुआ, मैंने 2 वोल्ट दिया, मेरे सर्किट में क्या हुआ, तब भी उसमें से मॉस्फेट में से कोई करंट पास नहीं हुआ। 3 वोल्ट दिया तब भी कोई करंट पास नहीं हुआ। सपोज मैंने 4 वोल्टेज दिया फिर भी कोई करंट पास नहीं हुआ। जब मैंने 5 वोल्ट दिया तब क्या हुआ, मेरी जो सर्किट है उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। जिस वोल्टेज पे मेरा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना था, हमारा 5 वोल्ट था इस कंडीशन के लिए। और मैं क्या चाहती हूँ, मेरा VGS कितना रहे, 10 वोल्ट रहे। तो मैं क्या करूँगी, उसे 6 दूंगी, 7 दूंगी, और ऐसे करके 10 तक जाएगा। और उसमें से एक अमाउंट ऑफ ID करंट, जो भी हमारा आउटपुट ड्रेन करंट है, वो फ्लो होगा। पर देखो इस एग्जाम्पल के लिए ये थ्रेशोल्ड वोल्ट कितना रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, मेरा VGS क्या है, बड़ा है। VGS कितना है, मेरा 10 है, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। इस वजह से क्या कर पा रहा है, मेरे सर्किट में से, मेरे जो मॉस्फेट है उसके सर्किट में से करंट फ्लो हो पा रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी है, ऑन स्विच की कंडीशन है। नेक्स्ट ऑफ स्विच की कंडीशन में क्या होगा, ओके मैं वोल्टेज दे रही हूँ, मेरे VGS दे रही हूँ, एक 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो क्या किया, 3 वोल्ट पे मेरा करंट सर्किट में से फ्लो होना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। ओके, वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे 3 वोल्ट क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। पर क्या हुआ, वो 3 वोल्ट से ज़्यादा आगे VGS बढ़ ही नहीं पाए। वो मैंने कितना दे दिया, 1 या फिर 2 रखा। जो VGS है वो उसके बाद 3 पे जाने के बाद वापस 2 पे आया, और मेरे सर्किट में से VGS हमेशा क्या फ्लो हुआ, 2 वोल्ट ही फ्लो हुआ। तो उसमें क्या होगा, हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या है, कम है। हमें पता है कि जब भी 3 वोल्ट होगा मेरे सर्किट में से इस कंडीशन के लिए, तभी मेरा क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। पर करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ अभी का VGS कितना है, 2 वोल्ट ही है, इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना लग रहा है, 3 वोल्ट लग रहा है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे हमारा VGS क्या है, कम है। इसकी वजह से ये कौन सी कंडीशन हुई, ऑफ स्विच की कंडीशन हुई। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर कम रहा तो सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा नहीं होंगे, इस वजह से कोई करंट पास नहीं होगा। जब भी VGS क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो पाते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है।
तो ऑन स्विच की और ऑफ स्विच कंडीशन आपको पता चल गई। इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि मॉसफेट एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। जो हमारा मॉसफेट होता है वो एक इन्वर्टर की तरह भी काम करता है। ओके, जो भी हमें आईडी मिल रहा है वो क्या है, हमारा एसी सिग्नल है जो हमारा आईडी करके एसी आउटपुट मिल रहा है, जो कि एक है साइनोसाइडल वेव। तो ये साइनोसाइडल वेव कैसे मिल रही है, इन्वर्टिंग मिल रही है। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसके बाद निगेटिव हाफ साइकिल है। जब भी हमारा जो गेट वोल्टेज है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। वैसे क्या होगा, हमारे सर्किट की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब क्या होता है, उसमें से जो भी करंट फ्लो होने की क्षमता थी वो क्या हो गई, कम हो गई, राइट। वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब हमारा ड्रेन करंट भी क्या हुआ, डिक्रीज होता चला गया। इस वजह से वो क्या दिखाया है, निगेटिव हाफ साइकिल दिख रही है हमें। जब भी वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो उसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो वहाँ पे उस कंडीशन में हमारा क्या था, VGS क्या था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, 10 वोल्ट हो रहा था, 20 वोल्ट हो रहा था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा था। इसका मतलब क्या था, वहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जो भी हमारा ड्रेन करंट था, आईडी करंट था, वो क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मतलब वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये किस वजह से होता है, जब भी हमारा VGS है वो इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेंगे। जब भी हमारा VGS क्या होगा, डिक्रीज होगा, हमें क्या मिलेगी, निगेटिव हाफ साइकिल मिलेंगी। और ऐसे क्या होता है, हमारे सिग्नल क्या होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं। तो ये क्या करता है, मॉसफेट एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है ये हमने अभी देख लिया। यहाँ पे एक फैक्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, मेन हमें मिल रहा है आईडी करंट, जो है ड्रेन करंट। ओके, तो ऊपर क्या आएगा, ड्रेन करंट आएगा, डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे एकमात्र इनपुट कौन है, जो है हमारा VGS। हमारा ये क्या होता है, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या होता है, हमारा ट्रांस कंडक्टेंस होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं GM से। और यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन के लिए जब भी हम GM कैलकुलेट करते हैं, हम क्या कंसिडर करते हैं, जो भी हमारा VDS होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो इसके साथ ही हमने देख लिया कि मॉसफेट एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो लास्ट में आज हम अभी देखेंगे कि मॉसफेट में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आपकी MCQ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लो इनपुट करंट होता है। जो हमारा मॉसफेट होता है उसका जो इनपुट करंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। जो मॉसफेट है ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इससे पहले जो हमने BJT देखा था वो क्या था, करंट कंट्रोल डिवाइस। हमारा मॉसफेट क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। मॉसफेट का क्या होता है, हाई स्विचिंग स्पीड होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और भी पॉइंट्स है, हमारा जो मॉसफेट होता है उसमें सेकंड ब्रेकडाउन नहीं होता। ब्रेकडाउन क्या होता है, ऐसे कंडीशन आ जाती है जिसमें क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज देते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज उसे दे देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सर्किट में से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाता है। हम जब भी कोई कंपोनेंट की बात करते हैं, उस कंपोनेंट के लिए कितना वोल्टेज देना है ये ऑलरेडी फिक्स होता है। पर अगर हम उससे ज़्यादा करंट दे देते तो वो क्या होता है, वो जो कंपोनेंट होता है वो शॉर्ट कर जाता है, वो वहाँ पे जल जाता है। कंपोनेंट से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाता है। इस वजह से वो पूरे सर्किट को डैमेज कर देता है। तो पूरा कंपोनेंट क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कंपोनेंट डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से हमारा जो मॉसफेट होता है इसमें क्या होता है, सेकंड ब्रेकडाउन नहीं होता। जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सेकंड ब्रेकडाउन भी होता है। पहली बार ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद भी वापस ब्रेकडाउन होता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल टाइम ब्रेकडाउन हो सकता है, पर इसमें डबल ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। इसमें वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। और हमारा जो मॉसफेट है ये एक एक्टिव डिवाइस। तो आपको MCQ कैसे पूछे जा सकते हैं, सपोज आपको पूछा गया मॉसफेट क्या है। ओके, इसके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, सेकंड करंट कंट्रोल डिवाइस है, थर्ड वोल्टेज कंट्रोल भी है और करंट कंट्रोल भी है, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको चॉइस करना होगा कि मॉसफेट एक्चुअल में है क्या। मॉसफेट क्या होता है, हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इस वजह से ये जो मैंने आपको आखिर में पॉइंट बताए तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट देख लेते हैं, हमारा जो मॉसफेट होता है उसकी क्या होती है, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या होती है, अबाउट
100 किलो हर्ट्ज होती है। अगर ये आपको सपोज पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये आपको बताया है। और जो भी एंड में अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। वैसे इससे पहले मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा मॉस्फेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने आज पूरा का पूरा एक चैप्टर देख लिया है। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके अगला भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, जिससे मैं इंस्पायर होगी और आपके लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट लेके आऊंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।